बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students of second year biology, today we are going to start deformities of human skeleton। बड़ा ह्यूमन स्केलेटन जो है वो बोन्स का फ्रेमवर्क है। अगर बोन्स की शेप जो है वो नॉर्मल नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ह्यूमन बॉडी की शेप जो है वो डीफॉर्म हो जाएगी। तो ह्यूमन स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, सीधा खड़े होने में मदद करता है, ठीक है। अपराइट बॉडी, सम स्केलेटल सिस्टम्स बोन बिकम्स वीक एंड रिजल्ट्स इन डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटी को शक्ल में बिगाड़। तो सबसे पहले जो है वो तीन किस्म की हैं, जेनेटिक काजेस और उसके बाद हार्मोनल काजेस, ठीक है, फिर न्यूट्रिशनल काजेस जो हैं। तो पहले जेनेटिक काजेस में दो हैं, क्लेफ्ट प्लेट मैक्सिली क्लेफ्ट प्लेट और माइक्रोसेफेली। तो बड़े क्लेफ्ट प्लेट में जो है वो मैक्सिली एंड पैलेटाइन बोन्स, जो कि मैक्सिली हमारी अपर जात होती हैं, पैलेटाइन सीलिंग बोन्स, इनके प्रोसेसेस किनारे, और किताब में लिखा हुआ है ए कंडीशन इन विच पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन, ठीक है, यानी मैक्सिला और पैलेटाइन बोन्स के प्रोसेसेस किनारे फेल टू फ्यूज, वो आपस में जुड़ने में नाकाम हो जाए तो परसिस्टेंट ओपनिंग जो है बिटवीन द ओरल एंड नेजल कैविटीज इंटरफेयर विद सकलिंग, इट कैन लीड, जिसके एक रह जाता है और फिर बंदा जो है उसको मतलब इंटरफेयरिंग मुदाखलत होती है सकलिंग, ऐसे सक करने में, तो इट कैन लीड टू इनहेलेशन ऑफ फूड इनटू लंग्स काजिंग एस्पिरेशन निमोनिया। तो निमोनिया बेटा जी एस्पिरेशन निमोनिया यानी सांस की नाली में जो है वो जलन होना, निमोनिया जो है कि बीमारी पैदा हो सकती है। जैसे बंदे को अथू लग जाता है ना बाज का, तो इसी तरह से इन मरीजों को हमेशा ऐसे ही कंडीशन का सामना रहता है, खाने वाली चीज अंदर जा सकती है। माइक्रो का मतलब होता है सेफेल, स्मॉल सेफेली का मतलब हेड, स्मॉल साइज्ड स्कल। तो जो है वो ये भी जेनेटिक डिजीजेज है। तो अब जो है आर्थराइटिस, अगली किस्म इसकी, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस की डिजीजेज ह्यूमंस में पाई जाती हैं। तो उनमें से कुछ इन्फ्लेमेटरी हैं, कुछ डीजेनरेटिव हैं, कुछ इन्फेक्शियस हैं, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड ओस्टियोआर्थराइटिस, जिसे ओए के नाम से पुकारा जाता है, इज द मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस एंड इट इज डीजेनरेटिव टाइप। तो इट इज जेनेटिक डिफेक्ट्स, यानी अगर आपके दादा परदादी में से है या नाना नानी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वो आपको भी बूढ़ी उम्र में हो सकती है, अभी तो फिलहाल नहीं। हार्मोनल काजेस, तो बड़ा जी हार्मोनल काजेस में एक ही डिजीज हमने डिस्कस करनी है, ऑस्टियोप्रोसिस। कौन सी? ऑस्टियोप्रोसिस। तो बड़ा ये ऑस्टियोप्रोसिस जो है इसमें मोर बोन रिजॉर्शन देन बोन डिपॉजिट। आप किताब में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि ऑस्टियोप्रोसिस इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज इन विच रिजॉर्शन यानी बोन का तहलील होना जो है, आउट पेसेस जो है वो बढ़ जाता है, देन बोन डिपॉजिट, बोन के अंदर मिनरल्स के डिपॉजिट होने के मुकाबले में। तमाम डिजीजेस के जो है वो मैंने इमेजेस जो हैं वो आपको साथ सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पर दिए हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं, आपको बहुत आसानी रहेगी जी। इन दिस केस बोन मैस इज रिड्यूस्ड एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स रिमेन्स नॉर्मल, ठीक है ना जी। हड्डी की मैस जो है वो तो जो है वो कम हो जाएगी, यानी वजन में हल्की हो जाएगी, और उसकी मेन वजह जो है वो जो है वो बोन सेल्स का कम होना, लेकिन मैट्रिक्स उतना ही रहेगा। तो ऑस्टियोप्रोसिस मोस्टली अकर्स इन एज्ड वुमन, ठीक है जी, ज्यादातर जो है एज्ड वुमन में, बूढ़ी औरतों में होता है, जो विच इज रिलेटेड टू डिक्रीज एस्टेरोजन लेवल। एस्टेरोजन क्या है बेटा जी? एक सेक्स हार्मोन है। तो 45 इयर्स के बाद तकरीबन जो है वो एवरेजन जो है ये हार्मोन पैदा होना कम होता है, तो इस तरह से वो फिर ये हड्डियां जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। और भी हार्मोनल के अलावा जो है और भी वजह अदर काजेस भी हैं, जैसे इनसफिशिएंट एक्सरसाइज एंड डाइट पुअर इन कैल्शियम एंड प्रोटीन, स्मोकिंग एटसेट्रा। तो इसका ट्रीटमेंट बेटा जी क्या है? स्टेरोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ऑफर्स द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोटिक बोन फ्रैक्चर्स, क्योंकि हड्डी कमजोर होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा भी वजन डालने से वो टूट सकती है। तो फिर ऐसे मरीजों को जो है वो स्टेरोजन के इंजेक्शन या टैबलेट्स जो है वो दी जाती हैं। न्यूट्रिशनल काजेस,
न्यूट्रिशनल काजेज में बेटा ये ओस्टियोमलेशिया सॉफ्ट बोन, तो इसमें जो है क्या हो जाता है, ए नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन विच बोन्स रिसीव्स इनएडिक्वेट मटेरियल्स, बोन्स को कैल्शियम, फास्फेट्स, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, तो अगर ये ही ना मिले तो खास तौर पर इनएडिक्वेट मिनरल्स जो हैं, तो इन दिस डिजीज कैल्शियम साल्ट्स आर नॉट डिपॉजिटेड, हेंस बोन्स सॉफ्ट, कैल्शियम साल्ट डिपॉजिट नहीं होते हैं और बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, तो बोन्स ऑफ लेग एंड पेल्विस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, टेढ़ी भी हो जाती हैं, डीफॉर्म हो जाती हैं। तो द मेन सिम्टम्स इज द पेन व्हेन वेट इज पुट, पेन पैदा होता है जब कोई वजन उन हड्डियों के ऊपर रखा जाता है, यानी जिस्म का ही वजन डलता है तो वो दर्द करती हैं। रिकेट्स रिकेट्स बेटा जी बच्चों के अंदर खास तौर पर जो है वो बोर्ड लेग्स, उनकी टांगें जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं तीर कमान की तरह, तो एंड डिफॉर्म पेल्विस, उनका पेल्विस भी डिफॉर्म कर जाता है, तो इट इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन डाइट, अगर उन बच्चों को खुराक में कैल्शियम कम है या विटामिन डी कम है तो ये इसका ट्रीटमेंट विटामिन डी है, ठीक है ना जी। विटामिन डी को दूध के साथ फोर्टिफाइड करें यानी मिक्स करके दे दें, और उसके अलावा जो है वो एक्सपोजिंग स्किन टू सनलाइट टू क्योर डिसऑर्डर, क्योंकि हमारे अंदर जो कोलेस्टेरॉल होता है ना जी वो फिर कैल्सीफ्रोल विटामिन डी में तब्दील होना शुरू हो जाता है धूप की मौजूदगी में। डिस्क स्लिप, बेटा ये अगली डिजीज जो है, अगला डिसऑर्डर ह्यूमन स्केलेटन का, तो पहले जो हमें डिस्क का पता होना चाहिए कि डिस्क क्या चीज है। तो पहले बेटा डिस्क की डेफिनेशन, ईच इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हर दो वर्टिब्री, ये एक वर्टिब्री ऊपर बनाया एक नीचे बनाया, उनके दरमियान में डॉटेड डॉटेड जो मैंने क्या बनाई है वो डिस्क बना दी है, ठीक हो गया ना जी। अब उस डिस्क को मैंने बाहर निकाला है और उसके दो हिस्से दिखाए हैं, इज ए लाइक पैड कंपोज्ड ऑफ इनर सेमी फ्लूइड न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस होता है सेंट्रल, ये वाला सेंट्रल, पल्पोसस जो कि स्पॉन्जी टिश्यू पर मुश्तमिल होता है, तो पल्पी एक्ट एज ए रबर बॉल, ये रबर बॉल की तरह काम करता है, टू गिव अ डिस्क इट्स इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, ताकि डिस्क जो है वो ना तो बाहर को ज्यादा जाए, ठीक है जी, और दो वर्टिब्री जो है वो बाहर को भी ज्यादा ना निकले, और जब वो नीचे को प्रेस हो तो वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे भी ना, तो दोनों देता है। तो एंड स्ट्रॉन्ग, इस पल्प के इर्द गिर्द आपको ये डॉटेड डॉटेड डैश डैश वाला नजर आ रहा होगा, ये रिंग है, एनुलस रिंग बोला जाता है, रिंग के लिए बोला जाता है एनुलस, ठीक है ना जी। रिंग वॉर्म्स, एनिलेट्स, ठीक हो गया ना जी, एनुवल चक्कर, रिंग फाइब्रोसिस, ये फाइबर कार्टिलेज का बना हुआ जो है वो टिश्यू होता है, तो जो इस पल्प की हिफाजत करता है, तो उसको अंदर पैक करके रखता है, हेल्ड टुगेदर सक्सेसिव वर्टिब्रीज, तो एनुलस फाइब्रोसिस होल्ड टुगेदर सक्सेसिव वर्टिब्री। तो डिस्क एक्ट एज ए शॉक अब्जॉर्बर, उसका फंक्शन क्या है, ये शॉक अब्जॉर्बर है ड्यूरिंग वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग एंड टू लेसर एक्सटेंट टू बेंट लेटरली, ठीक हो गया ना जी। ये हमारी उस वक्त हिफाजत करती है, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम की। तो अब इसकी काज, डिस्क स्लिप की काज, जिसे डिस्क स्लिप को बेटा हर्निएशन भी कहते हैं, स्लिप्ड डिस्क को हर्निएटेड डिस्क के नाम से पुकारा जाता है। तो सीवियर और सडन फिजिकल ट्रोमा, कोई चोट लग जाए, कोई चीज आके कमर में ऐसे जो है वो यूं आके टकराए, तो उससे भी डिस्क की पोजीशन जो वो डिस्टर्ब हो सकती है, या जो है आप कोई चीज भारी किस्म के ऊपर उठा रहे हैं तो सारा स्ट्रेस इस डिस्क वर्टिब्रल कॉलम की के ऊपर है, तो डिस्क जो है दरमियान में से फट सकता है, ये एनुलस रिंग जो है वो फट सकता है। जब ये रिंग फटेगा तो इसमें से क्या होगा, पल्प जो है वो बाहर निकलेगा, तो वो फिर प्रॉब्लम करिएगा। तो फॉरवर्ड लिफ्टिंग ए हैवी ऑब्जेक्ट मे रिजल्ट इन हर्निएशन ऑफ वन और मोर डिस्क्स, द हर्निएटेड डिस्क यूजुअली इन्वॉल्व्स रप्चर ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है ना जी। क्या होता है कि व्हाट हैपेंस टू हर्निएटेड डिस्क, रप्चर ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस एंड प्रोट्रूजन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसिस, और वो जो न्यूक्लियस पल्प है वो उस रिंग में से बाहर निकल आता है और बाहर निकल के एक सॉलिड टिश्यू में तब्दील हो जाता है, और पास से गुजरने वाली जो स्पाइनल नर्व्स हैं जो नर्व कार्ड्स में उनको टच करता है, उनको फिर पेन वहां पे पैदा करता है। तो इफ प्रोट्रूजन प्रेसेस ऑन स्पाइनल कॉर्ड, इसके इफेक्ट्स क्या हैं,
ठीक है ना जी। तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर वो करता है तो उसके नतीजे में एक्सिटिंग फ्रॉम कॉर्ड जनरेट सीवियर पेन और इवन डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज नर्वस स्ट्रक्चर्स। आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ऊपर नीचे वाली जो है फिगर को देखिएगा, मैंने साथ अलहदा दी हुई है, उस फिगर को देखिएगा तो उसमें आपको नजर आएगा कि ऊपर नीचे वाली डिस्क नॉर्मल है, लेकिन सेंटर वाली में एक प्रोट्रूजन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रही है और पेन पैदा कर रही है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? डिस्क स्लिप ट्रीटमेंट, बेड रेस्ट ट्रैकेशन, यानी डिस्क को जो है वो उसके इर्द गिर्द इस तरह से कोई स्केल्स पे मारने लकड़ी के लगा दिए जाए कि वो जो है वो हरकत ना करे, अपनी जगह पे कायम दायम रहे। तो फिर चूंकि ये कि असल में जख्म है, फट गई है ना जी, जख्म में हो गया है, तो वो हील अप होगा वक्त के साथ साथ, स्लो है तो एंड पेन किलर दिए जा सकते हैं। इफ दिस फेल डिस्क में, और अगर इन चीजों से नहीं हो रहा तो उसको फिर सर्जिकली रिमूव किया जाता है, लेकिन फिर पेशेंट को एहतियात करनी होती है। स्पॉन्डाइलोसिस, इसमें तो डिस्क बाहर निकल गई, इसमें जो है वो वर्टिब्री के दरमियान में जो डिस्क हैं वो इंतहाई छोटे साइज की हो गई हैं, डीजनरेट और वर्टिब्रीज आपस में जुड़ गए हैं। इमोबिलिटी ऑफ एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री, इमोबिलिटी का मतलब क्या होता है? जाम हो जाना जी। अब बेटा जी शियाटिका सिम्टम्स पहले इसकी देखें, शियाटिका की। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैबिंग, स्टैबिंग का मतलब है चुभने वाला पेन, रेडिएटिंग ओवर द, जो कि फैलता रहता है टांग के ओवर द कोर्स ऑफ, कोर्स से मुराद यहाँ पे रास्ता है, जहां जहां से टांग में जो है वो शार्टिंग नर्व गुजर रही है वहां वहां पे पेन महसूस होता रहेगा। इट रिजल्ट्स ड्यू टू इंजरी, इसकी काज क्या है? इंजरी हो जाएगी, हड्डी जो है वो टूट के क्या कर सकती है? शियाटिक नर्व को जो है वो डैमेज कर सकती है, ठीक है ना जी। थोड़ा भी टच कर सकती है, मुकम्मल भी कट कर सकती है। गिरने से जब हम हम अपने बटक्स के ऊपर यूं करके गिर जाते हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं जी चितना तो गिरया जी और हड्डियां टूट गई, तो वो टूटी हुई हड्डी पेल्विक बोन्स की जो है या कॉक्सल बोन्स की जो है वो शियाटिक नर्व को कट कर सकती हैं। इसी तरह से जो है हर्निएटेड डिस्क जो है, वर्टिब्रल कॉलम की जो डिस्क है वो भी ये काम कर सकती है। और गलत इंजेक्शन लग जाए बटक में, गलत ऐसी जगह पे इंजेक्शन की नीडल जाके चुभ जाए जहां पे शियाटिक नर्व मौजूद है, तो इस तरह से तो दिस मे रिजल्ट इन नंबर ऑफ लोअर, इसकी वजह इससे होगा क्या? इंपेयरमेंट, फॉलेज हो जाएगा, लोअर लिम्ब हमारा पूरा नीचे वाला दट जाए, वो फॉलेज का शिकार हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितना फॉलेज होगा, ठीक है ना जी, यानी हमारा बॉडी कितना वो लोअर लिम्ब रिस्पॉन्स करेगा, डिपेंड करता है कि कितने शियाटिक नर्व को डैमेज पहुंचा। अगर कंप्लीटली कट कर दिया है तो लेग्स जो है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएंगी, हरकत ही नहीं करेंगी, नियरली यूजलेस, यानी उनको गर्मी सर्दी का एहसास हो सकता हो लेकिन आप उनको हरकत में नहीं लेके आ सकते। ट्रीटमेंट बेटा जी, जख्म है स्लोली रिकवर होता है, तो उसके अलावा जो है, लेकिन अगर रिकवर हो भी जाए तो इसके असरात इनकम्प्लीट रहते हैं। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस जो है इज ए इन्फ्लेमेटरी काजेस, बेटा जी इन्फ्लेमेशन है। उसके अलावा जो है वो आर्थराइटिस की जो है वो डीजनरेटिव है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। डीजनरेटिव यानी देखें आर्थराइटिस जो है वो क्या होती है? पेन इन जॉइंट्स। आर्थराइटिस क्या होता है? पेन इन जॉइंट्स, जोड़ों का दर्द, ठीक हो गया जी। तो इसकी वजह जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग्स हो जाना, इन्फ्लेमेशन, डीजनरेशन, कार्टिलेज टिश्यूज या फ्लूइड्स जो है वो रिड्यूस कर जाना, बैक्टीरियल इन्वेजन्स यानी इन्फेक्शंस वगैरह भी हो सकती हैं। सिम्टम्स पेन, दर्द, स्टिफनेस, हार्ड हो जाना जॉइंट्स का, मोबिलिटी कम होना, स्वेलिंग्स, फूल जाना, स्वेल कर जाना, बाहर से ही जब वो स्वेल नजर आएंगे एट जॉइंट्स जो है। तो बेटा जी इसके इफेक्ट्स जो हैं वो बताए गए हैं कि क्या इस आर्थराइटिस के दौरान जो है वो हम याद करें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के हमने ना साइनोवियल जॉइंट पढ़ा था, कैप्सूल जॉइंट, मेम्ब्रेनस जॉइंट जिसका था, तो उसकी वो जो लिगामेंट है वो थिकनेस में रिड्यूस कर जाए, वो मेम्ब्रेन रिड्यूस कर जाए और दरमियान में फ्लूइड जो है वो कम हो जाए, तो उसके नतीजे में क्या होगा? मूव करती हुई हड्डियों के दरमियान में फ्रिक्शन ज्यादा पैदा होगी और पेन ज्यादा पैदा होगा। तो बेटा जी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, आपकी किताब में 3 टाइप्स के ऊपर बात की गई है, वैसे तो बहुत सारी हैं
तो पहली जो बेटा जी वो की गई है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या चीज है? ये इट इज ए डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। ये क्या है? डीजेनरेटिव, जिसमें वो जो हड्डियों के दरमियान में जो भी फ्रिक्शन को कम करने वाली टिश्यूज हैं, लिगामेंट्स हैं, फ्लूइड हैं, वो डीजेनरेट कर जाएं, वो कम मकदार में हो जाएं, तो इट इज ए डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। थोड़ा थोड़ा सा नोट कर लें। और इस दूसरी जो किस्म है, दूसरी है बेटा जी लिखी हुई आपकी किताब में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये इन्फ्लेमेटरी है। ये क्या है? इट इज इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेशन की वजह कोई भी हो सकता है, हमारा ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स भी हो सकता है। हमारा ऑटोइम्यून सिस्टम ऐसे केमिकल्स रिलीज करे जो कि जाके टिश्यूज को स्वेल कर दे, तो इसलिए इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। अच्छा जी, और उसके बाद जो है नंबर 3 पे गाउट आर्थराइटिस। गाउट आर्थराइटिस, इट इज ड्यू टू metabolic it is due to metabolic abnormalities. It is due to metabolic waste, उसकी वजह से हो सकता है। एग्जाम्पल गिवन यूरिक एसिड। एग्जाम्पल गिवन यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो जॉइंट्स के ऊपर आके अपनी क्रिस्टल्स बना देता है, तो जिसके नतीजे में क्या हो जाता है कि वहां पे जो है ना वो स्टिफनेस पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा जी आज का आपका लेक्चर है। 7 सपोर्टिंग इमेजेस को देखें, आपको हर चीज इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगी। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन। शुक्रिया।